This is chemistry video for class 9, chapter number 2 is matter around us pure. It is 10th part of the chapter एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर, है ना। इसके पहले हमने इसका ए पार्ट एक्सप्लेन किया है इसके पहले के वीडियो में। सारे लिंक्स आपको इन सारे 9 पार्ट के जो लिंक्स हैं आपको सारे जो है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। या तो आप चैनल पे जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको सारे एक लाइन से दिख जाएंगे। और अगर इतना नहीं आपको समझ में आ रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक छोटा सा एरो बना हुआ है इसी वीडियो के जस्ट नीचे आपको साइड में एक छोटा सा एरो दिखाई देगा राइट हैंड साइड में, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको 9 वीडियो के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का ये 10th पार्ट है, लेकिन सेपरेशन का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले आपको ए पार्ट एक्सप्लेन किया गया था इसके पहले के वीडियो में। ठीक है, यहाँ आपको सेकेंड पोर्शन बी पोर्शन में पढ़ना है सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं यहाँ दोनों लिक्विड्स फॉर्म में, दोनों जो होता है मिक्सचर या सॉल्यूशन जो भी होता है दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, और ये दोनों में एक दूसरे में इमिसिबल है, मतलब वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे आप कोई भी ऑयल है एंड वाटर, है ना, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है ना, और दोनों एक दूसरे में क्या मिक्स नहीं हो पाएंगे, तो वो इमिसिबल का एग्जाम्पल है। और एक होता है मिसिबल। मिसिबल में जब दो लिक्विड्स हैं दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे वाटर ले लीजिए, ठीक, और सिंपल सा चलिए लेमन जूस ले लीजिए, आपके डेली लाइफ का एग्जांपल है ये। लेमन जूस को जब आप पानी में डालते हो तो दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने के बाद पता नहीं चलता है कि कहाँ पे लेमन जूस है कहाँ पे वाटर है ना, आप इक्वली मिक्स हो जाता है, तो ये मिसिबल है। ठीक है, उसका तो बाद में देखा जाएगा, फिलहाल यहाँ पे हमें बताना है इमिसिबल लिक्विड्स के एग्जाम्पल, इमिसिबल लिक्विड्स के मेथड्स बताने हैं। पार्ट सी में है सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, जहाँ मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, देयर बाउंड्रीज आर नॉट शोन। तो उसमें डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी, वेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे मेथड्स हैं जो यहाँ पे पढ़ने हैं होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। और इमिसिबल के लिए आपको सेपरेटिंग फनल मेथड पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट इज़ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। ये सारी चीज़ें देखिए, ये सब चीज़ें आपको पार्ट 1 में पढ़ाया गया था, है ना। लोडिंग पढ़ाया गया था, लोडिंग में एलम डाला जाता है फिटकरी, तो फिटकरी की वजह से जो उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हैवी हो जाती हैं और सेटल्ड एट द बॉटम हो जाता है। ठीक है, तो उसको फिर ऊपर से सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन में थोड़ी देर के लिए स्टिल रख दिया जाता है बिना डिस्टर्ब किए हुए, तो बाद उसमें जो सैंड पार्टिकल्स, हमारे सैंड और वाटर का एग्जाम्पल है, तो सैंड पार्टिकल सेटल हो जाएंगे बॉटम पे, है ना, और ऊपर वाटर रह जाएगा। फिर धीरे से इसको तिरछा करके पानी ऊपर से अलग कर लिया जाएगा, इसमें ये जो है सेडिमेंट रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीकेंटेशन था, इसी चीज़ को जो ये वाला प्रोसेस डीकेंटेशन की मतलब सेटल हो जाता है तो ऊपर से वाटर अलग करना है, सैंड अलग करना है ना तिरछा करके, तो इतना पानी निकाल के इसमें सैंड रह जाएगा। ठीक है, तो ये सेडिमेंट है, ये ऊपर का वाटर पोर्शन अलग हो गया, डीकेंटेशन था ये। फिल्ट्रेशन आप जानते हैं, नॉर्मल जो छाना जाता है वो फिल्ट्रेशन होता है, चाय छान के पीते हैं, वो एग्जाम्पल है फिल्ट्रेशन का। मैग्नेटिक सेपरेशन, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल का मिक्सचर में कॉम्पोनेंट होता है तो उसे मैग्नेट उसमें मैग्नेट अगर रोटेट करें उस मिक्सचर में, जितना मैग्नेटिक मटेरियल है वो सारा आयरन में आयरन में जो है स्टिक हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ नीचे दूसरा कंपोनेंट रह जाएगा। सब्लिमेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर सब्लिमेट कंपोनेंट। अगर मिक्सचर में कोई सब्लिमेट है, कैम्फर है, नेफ्थलीन बॉल, ड्राई आइस, है ना, ये सारे एग्जाम्पल हैं सब्लिमेट के। अगर मिक्सचर में ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसको इस तरह का अरेंजमेंट है सेपरेशन के लिए, है ना। ये स्टैंड है, बर्नर है, जब इसको गर्म किया इस मिक्सचर में, चाइना डिश में आपका मिक्सचर है, जो भी आपका मिक्सचर लिया गया है, जब इसके ऊपर सेपरेटिंग फनल को अपसाइड डाउन करके, मतलब उल्टा अपसाइड डाउन, ऊपर का जो पोर्शन है उसे नीचे करके रख देंगे, तो जब गर्म होगा तो वेपोराइज्ड होएगा, और इसका कॉटन प्लग से जो एग्ज़िट है वो बंद कर दिया गया है, तो जितनी भी वेपर होगी इस फनल के अंदर ही होगी, और जब वेपर ठंडी हो जाएगी तो जो शीशा है इस पूरे फनल का उसके साइड बाय साइड में इकट्ठा हो जाएगा, और बाद में उसको आप स्क्रैप करके खुरच के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्लिमेशन मेथड था। डिटेल में आपको वीडियो में आप जाएंगे पार्ट सेपरेशन के पार्ट फर्स्ट वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से आज बेसिकली स्टार्ट करना है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब दोनों लिक्विड हैं लेकिन एक दूसरे में प्रॉपरली मिक्स्ड नहीं हैं।
2 immiscible liquids can be separated from each other. ईच अदर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। अगर 2 इमिसिबल लिक्विड है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके सेपरेट किया जाएगा। 2 सेपरेट लेयर्स, अब देखिए जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, मिक्सचर में एग्जांपल लिया गया है केरोसिन और वाटर का। तो भाई केरोसिन और वाटर देखो जब मिला देंगे, जब जिस समय आप वाटर और केरोसिन को, जैसे अगर ये बीकर है और इसमें आपने वाटर और कोई भी ऑयल, चाहे तो आप घर में एक बार ट्राई भी कर देख भी सकते हैं, वरना केरोसिन जब आप डालेंगे है ना, तो जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक सेपरेट लेयर नहीं, एक सेपरेट लेयर इसकी, ये ऊपर ऑयल रहेगा, नीचे नीचे वाटर रहेगा। तो एक सेपरेट लेयर ना बन करके इसमें क्या होता है, ड्रॉपलेट्स, ये पूरा वाटर है, ठीक है, वाटर के बीच बीच में आपको ऑयल के ऐसे ड्रॉपलेट्स मिलेंगे। अगर आप उसको मिलाते जाएंगे तो एक सेपरेट लेयर नहीं बनेगी, जबकि सेपरेटिंग फनल को यूज़ करने के लिए आपको 2 डिफरेंट लेयर क्लियरली होनी चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए जो भी आपका मिक्सचर है उसको स्टिल छोड़ देना है, मतलब अनडिस्टर्ब, बिना कुछ किए उसको थोड़ी देर के लिए सेटल्ड हो जाने देंगे। तो वो 2 लेयर अलग अलग, केरोसिन की अलग लेयर और वाटर की अलग लेयर फॉर्म होगी, है ना। केरोसिन क्योंकि ऑयल जो है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है तो हल्का होता है, तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, और जो वाटर होगा वो नीचे की साइड होएगा मिक्सचर में, ठीक है। तो इस मेथड को यूज़ करने के लिए 2 मेथड सेपरेट लेयर्स आर फॉर्म्ड बाय लीविंग मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड इन अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल में अपना इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर डाल करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब, ताकि वाटर की लेयर और ऑयल की लेयर सेपरेटली फॉर्म हो सके। उसके बाद पोर आउट द लोअर लेयर इन सेपरेटिंग कंटेनर फ्रॉम द सेपरेटिंग फनल बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। एग्जाम्पल में यहाँ आपके लिया गया है केरोसिन एंड वाटर। अब देखिए इसमें होना क्या है, ये आपका पूरा डायग्राम है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल का। इसमें ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका सेपरेटिंग फनल है, यहाँ तक, ये जो ट्यूब दिख रही है यहाँ तक की, ठीक है। इसके नीचे एक बीकर रखा हुआ है, कोनिकल फ्लास्क या बीकर, ठीक है। बीकर बनेगा तो ऐसे रहेगा, ये कोनिकल फ्लास्क है। अगर इस शेप का कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो कोनिकल फ्लास्क है। बीकर तो आप नॉर्मल जानते हो, ये बीकर बन गया। आप बीकर भी यहाँ रख के बीकर ड्रॉ करना, लेकिन फिर उसको बीकर का नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल सेपरेटिंग फनल में आते हैं, ये पूरा आपका सेपरेटिंग फनल है, यहाँ से मिक्सचर को डाला जाता है, ठीक है। ये स्टॉप कॉक है, स्टॉप कॉक जैसे नल होती है ना, टैप होती है, टोटी, आप खोलते हैं तो पानी आता है, बंद करें तो बंद हो जाता है, तो ये वही स्टॉप कॉक है। जब इसको आप यहाँ से खोलेंगे, इस पॉइंट को जब आप घुमाएंगे तो वो इस यहाँ से पास होना शुरू करेगा, और जब स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे तो यहाँ से पास होना वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल करना है इसको। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, आपने ऊपर से मिक्सचर डाला, आपने इसमें ऊपर से मिक्सचर डाला, ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, वाटर की एक लेयर और ऑयल की एक लेयर सेपरेट हो जाएगी। अब जब आप स्टॉप कॉक खोलेंगे तो नीचे पानी है, नीचे पानी की लेयर नीचे होती चली जाएगी, है ना, क्योंकि पानी तो वाटर इसमें कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा होने लगेगा। जैसे जैसे लेयर नीचे आएगी, जैसे ही ऑयल वाली लेयर यहाँ तक पहुँचेगी स्टॉप कॉक तक, ये वाली लेयर जब यहाँ पहुँचेगी स्टॉप कॉक तक, तो आपको स्टॉप कॉक को बंद कर देना है। और जब स्टॉप कॉक बंद हो जाएगा तो आपके फनल में क्या बच जाएगा, ऑयल, और सारा वाटर आपके इस कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा, ठीक है। तो सेपरेशन हुआ कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ये है सेपरेशन ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं थर्ड टाइप में, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमने आपको हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए बताया था, सेकंड टाइप हमने आपको ये इमिसिबल लिक्विड्स के लिए बताया था, अब ये थर्ड टाइप है, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर के लिए। होमोजीनियस मतलब आपको मिक्सचर में पता नहीं है कि, मतलब हम पता है किस चीज़ का मिक्सचर है, लेकिन जो क्लियरली उसकी बाउंड्रीज़ हैं वो शो नहीं हो रही, तो आपको पता नहीं है कहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट है। तो उसके लिए आप ये सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। टोटल 6 मेथड्स हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस के लिए फर्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन देखो, सिंपल सी चीज़ घर में सबने देखी होगी, जब पानी बॉईल करते हैं तो बॉईल होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड वाटर, है ना। और उस बॉइल्ड वाटर के ऊपर अगर आप प्लेट रख देंगे तो सारी वेपर जब उसको टच करेगी, जब भी वाटर बॉईल हो रहा है तो गैसियस में कन्वर्ट होएगा।
इसके ऊपर अगर आप कोई प्लेट रख देंगे, है ना, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप्स दिखाई देंगी छोटी छोटी, है ना, और इसी ड्रॉप को आप किसी एक कंटेनर में दूसरे में इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। तो ये डिस्टिलेशन है, ये प्योर H2O है। प्योर H2O मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। लैब्स में जो वाटर यूज़ होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, वो यही चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, लेकिन लैब में यूज़ करने वाला डिस्टिल्ड वाटर इस मेथड से नहीं नहीं मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो उनका पूरा टेक्निक अलग होता है। ये पूरा एक लैब अरेंजमेंट है लैब में डिस्टिल्ड वाटर बनाने का। फ़िलहाल यहाँ आइए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है थोड़ा नाजुक, जो जल्दी से एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिएक्ट कर देता है, मतलब टेम्परेचर रेज होने पर या प्रेशर रेज होने पर अलग अलग अपने फैक्टर्स के हिसाब से वो तुरंत उस पर रिएक्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो वो वोलेटाइल हो जाता है, तो वोलेटाइल, नहीं होता है तो नॉन वोलेटाइल, ठीक है। एक वोलेटाइल को नाजुक से समझ सकते हो, नाजुक पे जल्दी असर पड़ता है ना, तो एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में रखने के लिए, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर इन विद अ वोलेटाइल लिक्विड। जो जल्दी टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं उनको, और जो देर में टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं, अगर इस तरह का मिक्सचर आपके पास है तो वहाँ पे आप डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड एंड वोलेटाइल लिक्विड इज़ हीटेड। इसमें मिक्सचर को गर्म किया जाता है। जब बॉयल होता है तो जो जल्दी टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है वो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस जगह टेम्परेचर को मेनटेन करके, मतलब उसके बाद टेम्परेचर, मतलब ना ज़्यादा, उसके बाद गर्म करने का गैस का जो फ्लेम है या जो भी बर्नर का फ्लेम है उसको बढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, वेपर कंडेंस होएगी, कंडेंस ठंडा कर लो उसको, ठंडा होने के बाद फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल में यहाँ आपका सॉल्ट और वाटर लिया गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होना है, ये पूरा लैब अरेंजमेंट है, ठीक है, डिस्टिलेशन के लिए। इक्विपमेंट्स आप जानते हैं, इट इज़ द स्टैंड, ये बर्नर है, ये वायर गॉज है, ये फ्लास्क है। डिस्टिलेशन फ्लास्क कहा जाता है इसको। डिस्टिलेशन क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक ट्यूब एक्स्ट्रा लगी होती है, ठीक है, और ये पूरा अरेंजमेंट ये पूरा रहता है, ठीक है। इसके दूसरी साइड पे कोनिकल फ्लास्क के बर्नर, जो भी आप लिखना चाहें, यहाँ पे ये कॉक लगी है। कॉक एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो किसी भी चीज़ को सील करने के लिए यूज़ होता है। जो पुरानी दवाइयों की शीशी दवाइयाँ आती थी, अब तो दवाइयों में ढक्कन लगे होते हैं, पहले जो दवाइयाँ आती थी उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा लगा रहता था। अभी भी कुछ बॉटल्स में लगती हैं, लेकिन पहले वो ज़्यादा यूज़ होती थी, ठीक है। तो उसे कॉक कहा जाता है। वो एक तरह से सील कर देती है, उसमें से फिर चीज़ें गिरती नहीं हैं। और इसके अंदर एक थर्मोमीटर सेट किया गया है इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में, ताकि टेम्परेचर को आप ऑब्जर्व कर सकें कि टेम्परेचर कहाँ तक चला गया है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हर एक सब्सटेंस का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है ना। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कौन से बॉइलिंग पॉइंट पे ये लिक्विड बॉईल होकर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। अरेंजमेंट समझ में आया? ये स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वाला, ये बर्नर है, ये वायर गॉज है, ये कोनिकल फ्लास्क है। यहाँ पे एक ये थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये कॉक लगा के सील कर दिया गया है। ये जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन है, यहाँ पे भी ये कॉक लगा के सील किया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक ओपनिंग है वाटर आउट के लिए, एक ओपनिंग है वाटर इन के लिए। वाटर इन मतलब यहाँ से पानी जाता रहेगा, यहाँ से पानी निकलता रहेगा। इसके बीच में एक मोटी सी ट्यूब लगी है, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर डिलीवरी ट्यूब से होकर कि दूसरे कोनिकल फ्लास्क में वो जॉइंट हो रही है। अब यहाँ पे वाटर इन आउट का क्या मतलब है, देखिए, जब यहाँ से कोई भी चीज़ वेपर में कन्वर्ट होएगी तो वो ऊपर तो जा नहीं सकती, बंद है, तो वो इस यहाँ से निकल के इस डिलीवरी ट्यूब से होकर के पास होगी। लेकिन क्योंकि वेपर तो गर्म है ना, और पानी इसमें ऑलरेडी, देखो ये ना एक पाइप है, ये ऐसे समझ लो कि ये एक बड़ी पाइप है, कंडेंसर एक बड़ी पाइप है, उसके अंदर एक पतली सी डिलीवरी ट्यूब डली हुई है ना। और जो बाहर जो कंडेंसर वाली ट्यूब है उसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी तो ठंडा है, तो इस ठंडे पानी की वजह से इस डिलीवरी ट्यूब में जो भी वेपर यहाँ से पास होगी वो इस पानी की वजह से ठंडी हो जाएगी। और जब वेपर ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा, इसको पास करते करते जब यहाँ तक आएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड इस कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। बट जो पानी इसमें भरा हुआ है, वेपर की वजह से पानी भी तो गर्म होता चला जाएगा, तो ज़रूरी है पानी को चेंज करना बार बार। तो इसीलिए यहाँ से कंटिन्यू पानी जो है, नया पानी आता रहता है, यहाँ से वो जो गर्म पानी होता है वो निकाला जाता रहता है, ठीक है। इसलिए वाटर इन और वाटर आउट का यहाँ पे एक कनेक्शन है। आई होप आपको ये अरेंजमेंट क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, यहाँ पे मिक्सचर लिया गया है एसीटोन और वाटर का। अब देखिए कैसे एक फॉर्म कैसे होता है। मिक्सचर है आपका एसीटोन और वाटर का। एसीटोन जानते हो, नेल पेंट रिमूवर जो घर में यूज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड एसीटोन,
है ना। तो एसीटोन तो जल्दी वेपराइज हो जाता है वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे जब मिक्सचर को हमने अपने इस मिक्सचर को इस कोनिकल फ्लास्क में लिया है, जब इसको हम गर्म करेंगे तो पहले एसीटोन जो है वेपराइज होएगा, ठीक है। वाटर कहाँ बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और एसीटोन उससे पहले ही वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो जब एसीटोन वेपर में कन्वर्ट होएगा तो वो ऊपर रेज़ करेगी वेपर, क्योंकि हल्की होती है तो राइज अप करेगी, राइज अप करके ऊपर तो इस तरफ तो जा नहीं सकती, है ना। तो इधर कंडेंसर में हो करके, डिलीवरी ट्यूब से हो करके, इतने में यहाँ से वेपर एंटर होएगी और यहाँ पे वाटर की वजह से ठंडे होते होते डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे लिक्विड स्टेट में कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट होता रहेगा, ठीक है। तो ये है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिस्टिलेशन जो हम लैब वाटर की बात कर रहे थे तो यहाँ पे भी पानी है, यहाँ कोई मिक्सचर की उस समय ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम लैब के लिए डिस्टिल्ड वाटर मान लीजिए प्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर मिक्सचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ नॉर्मल वाटर लेंगे, ठीक है। वाटर बॉईल होएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो यहाँ से वेपर में कन्वर्ट होएगा, ठंडा होकर के यहाँ से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तो मिक्सचर में नहीं कर रहे हैं, वहाँ वाटर को डिस्टिल्ड वाटर में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी लास्ट में क्या बच जाएगी, यहाँ इम्प्योरिटी सारी इसी फ्लास्क में बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ डिस्टिलेशन की अगर आप इस मेथड की बात कर रहे हो तो इसमें क्या कलेक्ट होगा आपका एसीटोन, और सारा एसीटोन जब कलेक्ट हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा आपका, लास्ट में वाटर बचेगा मिक्सचर में, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिस्टिलेशन हो गया, नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। ये भी डिस्टिलेशन ही है लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है, फ्रैक्शन का मतलब है हिस्सा या पार्ट्स में, ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सेबल लिक्विड्स, जब दोनों ही मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, है ना। जैसे हमने एग्जांपल बताया वाटर है, सॉल्ट है, वाटर एंड सॉल्ट का मिक्सचर है ना, तो उसके लिए है। हैविंग डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर उन दोनों मिक्सेबल लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस से कम का, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है। फ्रैक्शनल कॉलम इज इंसर्टेड इन द नेक ऑफ डिस्टिलेशन फ्लास्क कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स। यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल कॉलम में आपको मिक्सचर लेना है, अभी डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। द मिक्सचर इज़ हीटेड, मिक्सचर को गर्म किया जाता है, डिफरेंट कॉम्पोनेंट का अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं और उसको फ्रैक्शन है, मतलब देखना है किस टेम्परेचर तक एक लिक्विड बॉईल करना है, थोड़ी देर पे उस टेम्परेचर पे उसको स्टिल रखना है, मेंटेन करना है वो टेम्परेचर। फिर बाद में जब आप लगे ठीक है ये वाला ख़त्म हो गया, अब फिर उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, दूसरे लिक्विड के हिसाब से टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, तो वो बॉईल होकर के फिर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल में लिया है अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। दोनों ही लिक्विड स्टेट में हैं और दोनों ही मिक्सेबल होते हैं, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इसमें देखिए ये है सेटअप, ठीक है। इसमें सेम चीज़ है, वही डिस्टिलेशन जैसा है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बस ये फ्रैक्शनल ट्यूब थोड़ा सा एडिशनल हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस वही है, सेम है, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क है, बर्नर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गॉज है, नॉर्मल स्टैंड है, ये कंडेंसर है। ये कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। तो इसमें क्या होना है, यहाँ पे आपका जो भी मिक्सचर है उसको इसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेना है। यहाँ एक्वस एल्कोहल, एक्वस बताया है, कोई भी सॉल्यूशन जो एक्वा मींस वाटर में बना हुआ हो, है ना। तो यहाँ क्लियर है, एक्वा मींस तो वाटर हो गया, अल्कोहल मींस तो अल्कोहल है ही, ठीक है। और दोनों के टेम्परेचर में बहुत हल्का सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है, यहाँ बॉईल करना है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल कॉलम है, यहाँ ग्लास बीड्स है, ग्लास बीड्स इसलिए ताकि वो इजीली वेपर जो है अगर वाटर वेपर मान लीजिए वाटर वेपराइज भाई थोड़ा बहुत वाटर वेपराइज होएगा तो वाटर इन्हीं बीड्स के ज़्यादा इन बीड्स के टेम्परेचर की वजह से ठंडा हो जाएगा जल्दी, है ना। और वो इन्हीं के बीच में अगर होता भी है तो यहीं पे उसके पार्टिकल्स रह जाएं, ऊपर खाली प्योर अल्कोहल के पार्टिकल जो वेपर है वो ऊपर तक पहुँचे, ठीक है। उसके बाद तो वही है, वो यहाँ ऊपर जा नहीं सकती, टेम्परेचर थर्मोमीटर लगा हुआ है टेम्परेचर को स्टिल रखने के लिए, कंडेंसर से हो करके इस डिलीवरी ट्यूब से हो करके यहाँ पे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी देर आपको अल्कोहल के लिए रखना है, फिर इसी चीज़ को अगर आपको वाटर को भी सेपरेट करना है तो इसको चेंज कर दो फनल को, यहाँ पहला फनल है, यहाँ पे आप सेकंड कोनिकल फ्लास्क लगा दीजिए, है ना। तो उसमें जो है नेक्स्ट टाइम वाटर आपका कंडेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आखिर में अगर कुछ बचेगी तो केवल इम्प्योरिटीज़ जो भी डिज़ोल्व होंगी वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। सेम वैसे ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे है कि यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम लगी हुई है,
ठीक है, ताकि क्योंकि दोनों लिक्विड्स हैं, अगर मान लो दूसरा वाला लिक्विड वेपराइज हो जाए तो फ्रैक्शनल कॉलम की वजह से उसके वेपर वहीं रह जाए। एक्चुअली जो कम टेम्परेचर पे वेपराइज होता है वो पहले वेपराइज होएगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे वेपराइज होएगा वो बाद में वेपराइज होएगा। नेक्स्ट मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड। इसमें अगर लिक्विड में कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, मतलब ऐसे कोई पार्टिकल जो सेटल्ड हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग हो सकते हैं विजिबल फॉर्म में, तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता है। दिस मेथड इज़ अप्लाइड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़। देखिए इसके ऊपर जो हमने डिस्टिलेशन बताया था और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया था, यहाँ टेम्परेचर मैटर कर रहा था, है ना। यहाँ मेन फैक्टर क्या था, टेम्परेचर था ना, इसमें भी और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी। यहाँ पे जो मेन फैक्टर है, जो आप जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, दैट इज़ डेंसिटी। ठीक है, अगर लिक्विड में दो अलग अलग डेंसिटी, एक हल्की एक भारी वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। जो घर में मक्खन निकाला जाता है दही से, है ना, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। मथानी से मथते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है ना, इसमें दही है, तो इसमें इसको मथानी से मथोगे, इसको आप घुमाओगे, है ना, तो इसको घुमाने की वजह से जो इसमें मिक्सचर है, जो मिक्सचर है इसके अंदर, वो क्या करेगा, वो यहाँ से बर्तन के किनारे तक जाएगा, फिर बर्तन की दीवार से होकर के फिर ये सेंटर में आएगा। तो ये कंटिन्यू चीज़ें होती रहती है कि जो भी मिक्सचर है वो इस के सेंट्रीफ्यूगेशंस की वजह से कंटेनर के साइड तक जाएगा, फिर उससे टकरा के वापस सेंटर में आ जाएगा। देखा होगा जब वरना दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, द मेथड इज़ अप्लाइड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स विद डिफरेंट डेंसिटीज़। अगर दो अलग अलग डेंसिटी के, यहाँ पे देखिए एक फ़ैट, वही घर में मक्खन में वही तो होता है, एक फ़ैट होता है, बाकी का वाटर कंटेंट होता है या मिल्क होता है ना लिक्विड कंटेंट में। तो फ़ैट की डेंसिटी कम होती है कंपेयर टू वाटर। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ होगा तो फ़ैट जो है हल्की डेंसिटी की वजह से वो ऊपर आ जाएगा, और जो वाटर या बाकी का जो मिल्क लिक्विड होगा कर्ड का, वो डेंसिटी में ज़्यादा होगा तो वो नीचे रहेगा। ठीक है, सस्पेंडेड रहेगा। मिक्सचर रोटेट विद हाई स्पीड। जो मिक्सचर है उसको हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है इन सेंट्रीफ्यूज। मोर डेंस कंपोनेंट माइग्रेट्स अवे फ्रॉम एक्सिस। जो हल्के डेंसिटी के होते हैं वो एक्सिस से माइग्रेट कर जाते हैं, एंड लेस डेंसिटी टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। और जो भारी डेंसिटी होती है वो एक्सिस के किनारे बाहर दूर की तरफ जाती है। मतलब देखिए ये आपका प्रॉपर लैब इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में यूज़ होता है। ठीक है, ये एक्सिस है, यहीं से एक्चुअली में यही जो है यही गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो इसके घूमने से ये टेस्ट ट्यूब्स लगी हैं, ये चारों टेस्ट ट्यूब्स हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको जो भी मिक्सचर सेपरेट करना है वो भरा रहता है। ठीक है, तो जब ये कंटिन्यू घूमती हैं तो जो भी इसमें मिक्सचर होता है, लिक्विड वाला जो है एक्सिस की तरफ रहता है, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के एक्सिस के अपोजिट साइड में रहता है। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं ना, तो उसमें रहता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, सब अलग अलग रहता है ना, तो ब्लड टेस्ट के लिए यही इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है। ठीक है, इसमें आपका ब्लड फिल करके रोटेट करवाया जाता है, तो उसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं प्लाज्मा और सेल्स वो सेपरेट हो जाते हैं। ये है जो लैब में ब्लड टेस्ट के लिए जो लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होती है, ये वो है। ठीक है, ड्रॉ आपको फ़िलहाल यही कॉपी में करनी है, यही वाली नीचे वाली ड्रॉ, ये वाली ड्रॉ नहीं करनी है कॉपी में। ठीक है, आगे आते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक मेथड है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट द डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी। अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत थोड़ा सा कोई सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसके लिए क्रोमेटोग्राफी यूज़ होता है। ठीक है, दिस मेथड इज़ अप्लाइड व्हेन, एक ही व्हेन है यहाँ पे, व्हेन एवरी सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन गिवन सॉल्वेंट। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी अलग अलग है तो वहाँ पे ये मेथड यूज़ होता है। इन दिस मेथड component of mixture are separated by different movement of individual component through a stationary phase under the influence of the mobile phase। देखो जब पार्टिकल्स की, देखो यहाँ पे पहले ये डायग्राम है, इसमें समझिए, ये नॉर्मल एक स्ट्रिप है पेपर की। ठीक है, इससे जैसे इंक होती है, ब्लैक कलर के स्केच पेन को आपने देखा होगा, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि नहीं पता नहीं। अगर ब्लैक स्केच से आप कोई चीज़ पेपर पे लिखते हैं और अगर वो पेपर भीग गया
तो जब वो ब्लैक कलर ब्लैक ना होकर कई सारे शेड्स में आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर ब्लैक का लाइट शेड, ब्लैक का डार्क शेड, है ना। तो जो ब्लैक कलर होता है वो कई कलर्स का मिक्सचर होता है बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे कलर के पिगमेंट्स को ही अलग किया जा रहा है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा पेपर है, स्ट्रिप ऑफ व्हाइटमैन फ़िल्टर पेपर, एक तरह का फ़िल्टर पेपर होता है, ठीक है। यहाँ आपने एक लाइन ड्रॉ की और इस लाइन पे आप पेंसिल मार्क पे आपने अपना एक इंक स्पॉट रख दिया है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये लाइन आपने पेंसिल से ड्रॉ की गई है और ये आपने इस पर एक इंक स्पॉट लगा दिया है, ठीक है, जिसमें से आपको सेपरेट करना है। अब ये एक मान लीजिए ये कोई एक डंडी है या कोई भी चीज़ जिसमें इसको लटकाया गया है। अब ये पूरी रॉड को हमने एक बीकर में रखा, ठीक, और ये बीकर लाइन के नीचे तक ये पानी में होना चाहिए, ठीक। तो जब क्योंकि फ़िल्टर पेपर है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे जैसे वाटर एब्जॉर्ब होगा वाटर पेपर में ऊपर की तरफ चढ़ेगा और जब इस डॉट को छुएगा वाटर के पार्टिकल, तो वाटर के साथ साथ इंक पार्टिकल्स भी ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो नीचे रह जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे स्पॉट्स में से आपको देखिए 3 अलग अलग लेंथ पे, एक ये लेंथ है, एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, 3 अलग अलग लेंथ पे आपको कलर के 3 डिफरेंट पार्टिकल्स या जो स्पॉट्स हैं वो सेपरेट होकर दिखाई देगा। पहले आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा, फिर ब्लू एंड देन वॉयलेट। दैट इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। चलिए आज इतना ही करवाते हैं, बाकी के दो पार्ट्स और रह गए हैं। या तो चलिए वेपोरेशन। नेक्स्ट वेपोरेशन आप जानते हो, नॉर्मल जो सॉल्ट, खाने का नमक जो होता है समुद्र के पानी से क्लास 5th से पढ़ते चले आ रहे होंगे, वेपोरेशन तो आप जानते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिकवर द डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम सॉल्यूशन बट नॉट लिक्विड। इसमें से सॉल्यूशन अलग होता है, सॉल्यूशन अगर है एक सॉलिड और लिक्विड का तो उसमें से लिक्विड अलग होता है। कैसे? क्योंकि लिक्विड वेपोराइज हो जाता है और नीचे बच क्या जाता है, सॉलिड स्टेट बच जाता है। एग्जाम्पल में आपका कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट एंड सी वाटर, ठीक है। ये लैब अरेंजमेंट है आपकी, अगर ये लैब में परफॉर्म करनी है एक्टिविटी तो इसमें क्या करते हैं, जो भी आपका मिक्सचर है सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, उसको आपने इस बीकर में, सॉरी ये इसे ना इनडायरेक्ट वेपोराइजेशन बोला जाता है। आप डायरेक्टली जो मिक्सचर है उसको डायरेक्टली गर्म नहीं करके वाटर बाथ पे, ये जो चीज़ हो रही है ना इसे वाटर बाथ कहा जाता है। वाटर बाथ क्या होता है, देखिए जैसे जो बीकर होता है ना इसमें पानी रखते हैं, ये नॉर्मल पानी है, जब ये जो आपका मिक्सचर है उसको ऊपर रखा हुआ है, ठीक। तो जब ये पानी बॉईल करेगा तो वेपर में कन्वर्ट होएगा, तो इस वेपर की हीट से आपकी ये वॉच ग्लास गर्म होगी और इसके गर्म होने से जो आपका मिक्सचर है वो वेपराइज होएगा। इससे क्या होता है कि मान लो अगर डायरेक्ट हीट पे रखेंगे तो कोई चीज़ जल जाती है और जल के कैसी हो जाती है, काली हो जाती है, तो उसमें कार्बन की इम्प्योरिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो भाई वो कहाँ सेपरेट हुआ, मिक्सचर सेपरेट तो हुआ नहीं भाई, एक चीज़ आपने निकाली तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स ऐड हो गए, तो ये चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको डायरेक्टली यहाँ नहीं, वॉच ग्लास को यहाँ डायरेक्टली नहीं रख करके वाटर बाथ पे रखा जाता है। तो इस मेथड को, जहाँ वाटर की वेपर से चीज़ों को गर्म किया जाता है, इसे वाटर बाथ कहते हैं। आपने चॉकलेट बेकिंग प्रोसेस में भी घर में बनाई होगी या टीवी में भी देखी होगी, तो चॉकलेट को सीधे गैस पर रख के गर्म नहीं किया जाता है, उबलते हुए पानी में दूसरे बर्तन में चॉकलेट रख के उसको बॉईल किया जाता है, तो वो भी वाटर बाथ ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब नॉर्मल पानी जब बॉईल होता है तो आपके इसमें जो भी मिक्सचर रहता है वो गर्म होगा, और गर्म होने से मान लीजिए यहाँ इंक है तो इंक में पिगमेंट होगा, पिगमेंट मतलब जिस भी कलर का इंक है और वाटर का मिक्सचर है ये, है ना। तो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगी, नीचे बचेगी क्या, पिगमेंट बची रह जाएगी, ठीक है। तो ये वेपोरेशन हो गया। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी सेम मेथड है, सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड इन विच वन इज़ क्रिस्टलाइन एंड अदर इज़ नॉन क्रिस्टलाइन। अगर एक क्रिस्टल फॉर्म में है दूसरा नॉन क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड बाय द मिक्सचर इन विच डिफरेंट सॉलिड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट। अगर मिक्सचर में 2 अलग अलग चीज़ों की अलग अलग सॉल्युबिलिटी है तो उसके लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, सैंपल को डिज़ोल्व, जो भी सैंपल आपके पास है मिक्सचर का उसको डिज़ोल्व किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है और फिर हीट किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली मतलब यही चीज़, ये इनडायरेक्टली गर्म किया, यही वाटर बाथ की हेल्प से इनडायरेक्टली गर्म किया जाता है, ठीक है। इट इज़ हीटेड टू ऑब्टेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड लेफ्ट फॉर अनडिस्टर्ब्ड कूलिंग।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका एलम फिटकरी फ्रॉम द इम्प्योर सैम्पल, यहाँ से आपको एलम को अलग करना है, ठीक है। सेम अरेंजमेंट जो वेपोरेशन में थी वही चीज़ है इसमें। आपको ये आपको नॉर्मल वाटर है, वाटर जब बॉईल करेगा है ना, तो उसकी हीट से ये जो आपका मिक्सचर है उस यहाँ पे है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें जो होगा वो पानी सारा बॉईल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पे कौन सा, नीचे कॉपर सल्फेट रह जाएगा, पानी सारा निकल चुका है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।